अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एमडी कैट के टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कॉन्साइज लेक्चर डिस्कस करें ताकि आपको एंड में रिवीजन करने में आसानी हो। सही। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट नर्वस कोऑर्डिनेशन की इंट्रोडक्शन की, तो आपने डिटेल चैप्टर पढ़ा होगा नर्वस कोऑर्डिनेशन का। अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं है, हम टॉपिक को इस तरह समझेंगे ताकि हमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर बात करें स्टूडेंट नर्वस की, तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम यानी जो हमारा आसाबी निज़ाम है, जो कि इन्वॉल्वमेंट से सिग्नल्स को, इम्पल्सेस को, मैसेजेस को रिसीव करता है और उसी हिसाब से उसी की तरह एक्शन प्रोड्यूस करता है। सही। तो जिस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम परफॉर्म हो रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, तो इसी तरीके से हमारे पास हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यानी हमारा ब्रेन जो है वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से मैसेजेस को रिसीव करके, अब वो मैसेजेस किस तरह रिसीव होंगे, क्या पाथवे है, क्या रास्ता है, क्या तरीकेकार है, वो सारी चीजें इसी नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन में आती हैं। सही। नाउ नर्वस सिस्टम में बेसिकली जो नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रही है, इस नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो किस्म के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNS कहते हैं, और एक नर्वस सिस्टम होता है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन, ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम मौजूद है, जो कि मैसेजेस को रिसीव करके उसी लिहाज से एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नाउ नर्वस सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी में रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। सही। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। यानी स्टिमुली से मुराद है इम्पल्सेस, मैसेज, यानी आपके इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हो रही हैं उसी लिहाज से बॉडी का रिस्पॉन्स करना। ठीक है। अब इसमें बेसिकली तीन बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। यानी इन्वायरमेंट से किसी स्टिमुली को लेना, किसी बेसिकली मैसेज को लेना, इंपल्सेस को लेना और बॉडी का उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करना, एक्शन प्रोड्यूस करना। इसमें बेसिकली तीन बेसिक कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स, ये डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को। सही। अब इसे हम डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में जब कोई सर्टेन चेंज होता है, सही है, जैसे किसी गर्म चीज पे आपका हाथ का लगना पड़ना, ये बॉडी को महसूस होना, सही है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, अपनी बॉडी को फौरन सेफ करने की कोशिश करती है। सही। तो बॉडी ने उसे गर्म महसूस किया या कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इवेंट देखा जिससे आपकी बॉडी फौरन एक्शन प्रोड्यूस करेगी, सेफ करेगी अपने आप को। तो ये सारी चीजें जो हम डिटेक्ट करते हैं, महसूस करते हैं, ये रिसेप्टर्स की मदद से करते हैं। ठीक है। जैसे कि लाइट, लाइट एक रिसेप्टर है। आपको लाइट जो है जब पड़ती है, कोई रोशनी अचानक से आपके ऊपर, या कोई आवाज आप सुनते हो, महसूस करते हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी एक क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करती है। सही है। तो ये क्या कहलाते हैं, रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जो कि स्टिमुली को, जो कि इंपल्सेस को, मैसेज को डिटेक्ट करेंगे, मैसेज को पकड़ेंगे। सही। इसके अलावा आपकी बॉडी, बॉडी क्या करेगी, स्किन टच करके महसूस करेगी। सही। इसके अलावा साथ ही आपकी आईज देखकर। सही है। तो ये सारे आपकी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एज अ रिसेप्टर्स वर्क कर रहे होते हैं। सही है। अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। सही। जैसे किसी गर्म चीज पे आपका हाथ पड़ा तो आपकी बॉडी ने उसको टच करके महसूस किया कि ये गर्म है। अब ये बिल्कुल कम सेकंड में, बहुत ही जल्द क्या होगा, ये मैसेज आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। सही है। जब आपने टच किया ना, इस मैसेज को ट्रांसमिट कौन करेगा, न्यूरॉन्स करेगा। न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स बेसिकली फंडामेंटल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। यानी जिस सिस्टम की अभी हम बात कर रहे थे, इन्वायरमेंट में मैसेज, इन्वायरमेंट से मैसेज को लेना, बॉडी में ट्रांसफर करना और बॉडी का क्विक रिस्पांस जनरेट करना, तो बेसिकली न्यूरॉन्स जो छोटे छोटे सेल होते हैं,
ये न्यूरॉन्स से मिलकर ही पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। सही, न्यूरॉन्स का पूरा एक स्ट्रक्चर है, टाइप्स है। न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इसी मैसेज को लेके मजीद बॉडी में ट्रांसमिट करेंगे। सही, इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज इफेक्टर। इफेक्टर परफॉर्म करता है एक्शन को। इफेक्टर बेसिकली हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। हमारी बॉडी में जो अल्लाह ने मसल्स रखे हैं, ग्लैंड्स रखे हैं, ये मसल्स और ग्लैंड्स क्या करते हैं, बेसिकली ये मसल्स और ग्लैंड एक्शन परफॉर्म करते हैं। सही है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी, गर्म चीज आपने टच की, अब आपके जो टच जो रिसेप्टर्स है स्किन, सही है, स्किन ने उसको महसूस किया, उसको डिटेक्ट किया, फौरन न्यूरॉन्स तक मैसेज गया। नाउ न्यूरॉन से मैसेज इफेक्टर के पास जाएगा, यानी आपके मसल्स, आपके ग्लैंड के पास। आपके मसल्स, आपके ग्लैंड फौरन मूवमेंट करेंगे और आप अपना हाथ फौरन पीछे करते हो। सही है, कोई भी चीज जैसे फौरन तेजी से आपकी तरफ आती है तो बॉडी आपकी अपने आप को बचाती है। तो वो पूरा उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो किसका है, नर्वस सिस्टम का। और नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो कौन कर रहा है, न्यूरॉन्स कर रहे हैं। न्यूरॉन्स जब मैसेज ट्रांसमिट करेगा तो बॉडी एक ग्रेजुअली फौरन एक एक्शन परफॉर्म करेगी, एक एक्शन जनरेट करेगी। वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो इफेक्टर्स की मदद से हो रहा है। इफेक्टर बेसिकली आपके मसल्स और ग्लैंड ही हैं, उसी को हम इफेक्टर कह रहे हैं। सही है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है बॉडी का क्विक एक्शन परफॉर्म करना, बॉडी का अपने आप को बचाना, ये नर्वस सिस्टम की मदद से होता है। अच्छा, एक यहाँ पे छोटी सी चीज वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी हमारी बॉडी के बाकी जो पूरे न्यूरॉन्स हैं, समटाइम्स जो बिल्कुल क्विक एक्शन होता है जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन में ज्यादातर ब्रेन की यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। सही, रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं मैसेज को, स्टिमुली को, देन उसके बाद वो ट्रांसमिट करते हैं न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स तक। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज ट्रांसमिट होगा, पूरे न्यूरॉन्स में फैलेगा। उसके बाद इफेक्टर जो है वो ग्रेजुअली अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। ये काम इतनी तेजी से होगा कि आपको भी नहीं समझ आएगा कि कौन से न्यूरॉन। ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जो है ना, वो सारी चीजें, सारे मैकेनिज्म अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं। अगर एक न्यूरॉन्स पे फर्क पड़ेगा तो दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। सही, तो इस तरीके से ये अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सम टाइम हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, बॉडी क्विक एक्शन परफॉर्म कर देती है छोटी मोटी चीजों में। सही है ना, कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए पूरी बॉडी की मूवमेंट चाहिए, तो फिर वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कनेक्ट होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ। सही, इसे हम फर्दर पढ़ेंगे ना। अब अगर हम बात करें इसी कोऑर्डिनेशन में जो क्विक कंट्रोल हो रहा है बाय द नर्वस सिस्टम, इसमें हमारे पास जो मेजर रोल प्ले करता है दैट इज न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन क्या है, इसका फंडामेंटल यूनिट है। ये आपने याद रखना, फंडामेंटल यूनिट। जिस तरीके से सेल एक पूरा बेसिक यूनिट है, ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरीके से न्यूरॉन बेसिक सेल है, इंपॉर्टेंट सेल है नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन से मिलकर ही तो पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा। तो इस न्यूरॉन को अगर हम फर्दर समझे तो इसका अपना स्ट्रक्चर है और इसकी अपनी टाइप्स है। सही, अपने स्ट्रक्चर और अपने डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। राइट नाउ, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अ न्यूरॉन हैज 3 मेन पार्ट। न्यूरॉन में बेसिकली स्टूडेंट 3 मेन हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। एक हिस्सा जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स जो कि रिसीव करेगा मैसेजेस को। सही, दूसरा हिस्सा जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं, ये कंटेन करता है न्यूक्लियस को। अब इसकी एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। सही, अब ये जो है ना, ये बेसिकली मेन बॉडी है जिसे हम सेल बॉडी कह रहे हैं, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। सही ना, इसी के यहाँ पर इस तरीके से कुछ ब्रांचेस नुमा, शाखे नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। सही, अब ये जो शाखे नुमा स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कह रहे हैं, डेंड्राइट्स कह रहे हैं। ये इस तरीके से फैला है कि ये पूरा एक सरफेस एरिया कवर कर रहा है। अब ये सरफेस एरिया जो कवर कर रहा है, ये यहाँ पे क्या मदद देगा, ये सिग्नल्स को दूर तक भेजने में मदद फराहम करेगा। सही स्टूडेंट, जितना ज्यादा ये सरफेस एरिया घेर रहा है वहां तक ये अपने सिग्नल्स को, मैसेजेस को जो इसने रिसीव किए हैं वो भेजेगा। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे लिखा है रिसीव मैसेज। इसी तरीके से जैसे वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेज रहा है, तो बाकी न्यूरॉन्स में जो डेंड्राइट्स है वो मैसेज को रिसीव भी करेंगे। तो मैसेज को लेना, मैसेज को देना डेंड्राइट्स की मदद से आसानी से होता है, क्योंकि ये सरफेस एरिया को घेरता है। सही है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट? ब्रांचेस नुमा, शाखा नुमा। इसके अलावा सेल बॉडी जो कि कंटेन कर रही है न्यूक्लियस को, सो ये सेल बॉडी, इसके पास न्यूक्लियस है, तो ये पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होगी, न्यूरॉन के पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रही होगी, न्यूरॉन की पूरी एक्टिविटी को। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज एक्सोन। एक्सोन क्या होता है? एक्सोन इस तरीके से लॉन्ग चेन होती है हमारे पास प्रोटीन की, और ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? ये एक्सोन इस तरीके से मजीद आगे जा रहे होते हैं, और ये सिग्नल को, पैगाम की रसाई को तेजी से फरहम करने में मदद दे रहे होते हैं। ठीक है, सिग्नल्स को भेजने में। अब एक्सोन जो है स्टूडेंट, ये मैसेज को आगे फर्दर सेंड कर रहे होते हैं। सही। नाउ एक्सोन में हमारे पास एक चीज होती है दैट इज माइलिन शीट। माइलिन शीट कुछ एक्सोन में मौजूद होती है, कुछ एक्सोन में मौजूद नहीं होती। जिस एक्सोन में माइलिन शीट मौजूद होती है उसे हम माइलेटेड शीट कहते हैं, जिसमें नहीं होती वो अनमाइलेटेड होता है। अब ये जो माइलिन शीट है, यहाँ पर एक ये रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। किस तरह? जहां जहां पे माइलिन शीट मौजूद होगा वहां पर जो मैसेज पहुंचाना है, ट्रांसमिट करना है, वो बहुत तेजी से होगा। ठीक है, तेजी से होगा। जहां पे माइलिन शीट नहीं है वहां पे स्लोली होगा। ये हेल्प करता है बेसिकली जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें। सही। मेजर इसका जो रोल होता है वो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में होता है, जब हमें तेजी से भेजना होता है किसी सिग्नल को, या जब कोई सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता जाता है। सही है। इसे आप कहाँ पर डिस्कस करोगे? डीपोलराइजेशन में और पोलराइजेशन में, यानी साइनेप्स के पास। साइनेप्स भी बेसिकली मजीद इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को आगे भेज रहा होता है, जो कि एक्सोन के साथ ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सा स्ट्रक्चर था किसका? न्यूरॉन का। न्यूरॉन बेसिक यूनिट है, सेल है किसका? नर्वस सिस्टम का, नर्व्स का। ठीक है, न्यूरॉन। अब उसमें न्यूरॉन में तीन आपको मेन पार्ट मिलेंगे, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सोन, जो कि मैसेज को रिसीव करेगा, एक न्यूक्लियस को कंटेन करेगा जो कि पूरी सेल एक्टिविटी को देखेगा, और एक मैसेज को सेंड करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूरॉन्स के टाइप्स की स्टूडेंट, तो न्यूरॉन्स की तीन अहम टाइप है। सबसे पहला सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन ये कैरी करता है मैसेज को फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही। रिसेप्टर से लेके जो मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएंगे वो हमारे पास कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। सही। नाउ अब बेसिकली मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जो इफेक्टर तक पहुंचाएंगे वो होंगे मोटर न्यूरॉन। सही स्टूडेंट। तो न्यूरॉन्स के यहाँ पे टाइप है, नाम है, वो न्यूरॉन जो कि रिसेप्टर से मैसेज लेगा, यानी जो हमारे पास आपके स्किन ने, आपकी आईज ने कोई चीज को महसूस किया, स्टिमुली को महसूस किया, किसी इम्पल्सिस को महसूस किया, अब उसी इम्पल्सिस को रिसेप्टर से लेके जब हम नर्वस न्यूरॉन्स तक पहुंचाएंगे, सेंट्रल न्यूरॉन्स तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, तो वो हमारे पास जो होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन होंगे। यानी उसमें चूंकि सेंसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका नाम है सेंसरी न्यूरॉन। इसी तरीके से जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक पहुंचाना हो, यानी ग्लैंड या मसल्स तक पहुंचाना हो, तो वो बेसिकली कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन जो है बेसिकली और सेंसरी न्यूरॉन जो है, इनके दरमियान में एक न्यूरॉन कनेक्टेड होगा जिसे हम इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। इंटर न्यूरॉन बेसिकली कोई अलग से टाइप नहीं है, बल्कि ये कनेक्ट करके रखती है न्यूरॉन्स को इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ताकि सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स तेजी से इंफॉर्मेशन को भेज सके, ट्रांसमिट कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी हमारे इन्वायरमेंट से नर्व इम्पल्सिस का, स्टिमुली का, मैसेज का लेना और पूरी बॉडी में उस मैसेज का ट्रांसमिट करना, ये कहलाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। यानी आपके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, मजीद डिफरेंट ऑर्गन का जो कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, अब चाहे वो इन्वायरमेंट से लेके हो या इंटरनली हो। ठीक है,
ज्यादातर जो हमारे इन्वायरमेंट में हमें मैसेजेस मिल रहे होते हैं वो रिसेप्टर्स की मदद से मिलते हैं, ठीक है। रिसेप्टर से लेके वो मैसेज जाता है बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, देन उसके बाद उसे इफेक्टर्स जो है वो कलेक्ट करते हैं। इफेक्टर्स यानी हमारे मसल्स और ग्लैंड जो कि एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बेसिकली पढ़ते हैं नर्व इम्पल्सेस के बारे में कि ये जो पैगाम की रसाई हो रही है, ये जो मैसेज भेजा जा रहा है, इसका तरीके क्या है, ये किस तरीके से जा रहा है, इसमें क्या मेजर चीज है जो मदद दे रही है इस सिग्नल्स को इन्वायरमेंट से लेके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने की और एक्शन को प्रोड्यूस करने की। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नर्व इम्पल्सेस की और इसके ट्रांसमिटेशन की कि नर्व इम्पल्सेस किस तरह ट्रांसमिट हो रहे हैं। नाउ अगर हम बात करें नर्व इम्पल्स की, तो नर्व इम्पल्स यानी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी तक क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इम्पल्सेस की, नर्व इम्पल्स की, तो नर्व इम्पल्सेस क्या है, इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब यहाँ पर एक बहुत पॉइंट की चीज है जो अमूमन पूछी जाती है आपके कॉन्सेप्ट को देखने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना % क्लियर है और क्लियर है भी या नहीं। नाउ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जैसा आपको पता है कि बेसिकली करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से करता है, राइट। यहाँ पर जिक्र किया गया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कि जो इम्पल्सेस हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। इससे मुराद कि आपके इस इम्पल्सेस में, इस स्टिमुली में जो कि इन्वायरमेंट से लिया गया है, ये जो ट्रांसमिट होंगे ये कुछ आयंस की मदद से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से बेसिकली जो हमारे पास एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा नर्व इम्पल्सेस का, या तो वो हाई होगा या फिर वो लो होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि यहाँ पर क्या मौजूद है स्टूडेंट, कुछ आयंस मौजूद है, सही। अब एक और चीज, हमें बेसिकली जो करंट लगता है, हमारी बॉडी में जो करंट महसूस होता है, हमें करंट लगता है, तो हमें करंट क्यों लगता है, हमें करंट इस वजह से लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी न्यूमरस आयंस मौजूद है, ठीक है। अब ये जो इम्पल्सेस ट्रेवल कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ट्रांसमिट कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, जो ये पैगाम की रसाई हो रही है, ये जो मैसेज भेजा जा रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, तो ये बेसिकली आयंस की मदद से हो रहा है। तो जब हमारी बॉडी में आयंस होंगे, ट्रांसमिट होंगे, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में फ्लो करेंगे, तो बाहर हमारे पास कोई भी ऐसे आयंस जो उसके साथ टकराएंगे या मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, करंट को प्रोड्यूस करेंगे, सही है। तो हमारी बॉडी में भी आयंस है, बाहर भी आयंस है, तो इस वजह से क्या होता है, करंट हमें लगता है, सही है। तो जब भी हम कोई ऐसी चीज को पकड़ते हैं जिसमें करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने हो, करंट पास हो रहा हो, तो वो हमारी बॉडी को फौरन लगता है, महसूस होता है, सही है। उसके पीछे रीजन इसी आयंस का है, सही। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो रेस्टिंग स्टेट होती है स्टूडेंट, जब कोई भी इम्पल्सेस ट्रांसमिट नहीं होता, तो बेसिकली हमारी जो न्यूरॉन्स के अंदर जो रेस्टिंग स्टेट होती है इनसाइड द न्यूरॉन, वो बेसिकली नेगेटिव होती है, ठीक है। नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि जो उसमें हम बेसिकली सोडियम की जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इंटरनली इनसाइड वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स नेगेटिव होते हैं, सही है। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन्स इनसाइड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपने याद रखना है कि वो हाईली नेगेटिव होते हैं, यानी पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, नेगेटिव होते हैं। इसको याद रखने का आसान तरीका है कि इन साइड से आपने याद रखना है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आपने याद रखना है इन साइड से, सही। तो इनसाइड अंदर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, आई से इनसाइड, एन से नेगेटिव, इस तरीके से याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं, इनसाइड नेगेटिव होगा। अब जैसे जैसे ये फर्दर जो है मजीद इसमें आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव की तरफ भी चला जाएगा, सही। तो इसलिए स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि एन में ये पॉजिटिव भी होगा, बास जगह पे ये नेगेटिव हो जाएगा, बास जगह पे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, बास जगह पे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए इस तरीके के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, सही है। नाउ तो इनसाइड जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगा तो ये इनसाइड नेगेटिव होगा। तो ऐसी हालत न्यूरॉन की, ऐसी कंडीशन, ऐसी स्टेट जहां पर बेसिकली ये पूरा कंप्लीटली नेगेटिव हो, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सही है।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है बेसिकली वो अराउंड 50 होता है, -50, 30, ठीक है। 50 आपकी इस बुक में 50 लिखा है, -30, -50 के अराउंड जो होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, सही है। अच्छा, जब ये एक्शन पोटेंशियल पे आता है, एक्शन पोटेंशियल पे कब आएगा? जब नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होंगे, सही है। व्हेन स्टिमुलेटेड, जब कोई स्टिमुली बाहर से इन्वायरमेंट से कोई मैसेज, कोई इम्पल्सेस जब लिया जाएगा, तो वो स्टिमुली जब Na पॉजिटिव जब इंटर होंगे न्यूरॉन्स में, तो वो डीपोलराइज हो जाएगा। डीपोलराइज से मुराद अब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। कंसेंट्रेशन में जब फर्क आएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, सही। अच्छा, इसके अलावा जब के आयन, जब हमारे पास पोटेशियम आयन एक्साइट होंगे बहुत ज्यादा, तो फिर वो क्या करेंगे? रीपोलराइज करेंगे, उसे दोबारा पोलराइजेशन की तरफ भेजेंगे, जिसे हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, सही है। अब ये काम किस तरह हो रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, हमारे पास जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, जैसे हमने डिस्कस किया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था स्टूडेंट? वो नेगेटिव था, ठीक है ना। अब हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नेगेटिव है, तो उसकी इंटरनली कंडीशन जो है, या आप कह रहे हैं इंटरनली जिसकी कंसेंट्रेशन है वो नेगेटिव आयन है, यानी सोडियम बहुत ज्यादा मौजूद है, और बाहर क्या है? पोटेशियम मौजूद है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ रफली सा एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स का। अब यहाँ पर आपको एक पंप दिखेगा इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब ये जो पंप लगा है स्टूडेंट, ये आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करेगा, ये पंप, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। ये बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को, आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन को, कि भाई कितना नेगेटिव अंदर भेजना है, कितना पॉजिटिव बाहर भेजना है। इंटरनली जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो कहलाता है इंट्रासेल्युलर, और बाहर जो है दैट इज एक्स्ट्रासेल्युलर, राइट। तो अंदर और बाहर नेगेटिव और पॉजिटिव दो अपोजिट चार्ज है, सही आयंस है। अब हमारे पास एक पंप लगाया गया है इस स्ट्रक्चर में, यानी आपके न्यूरॉन में एक सोडियम और पोटेशियम पंप है जो कि मेंटेन करेगा, बैलेंस करेगा इन आयंस की कंसेंट्रेशन को, राइट। इसके अलावा आपको दो मजीद पंप और चैनल देखने को मिलेंगे, दो लीकेज चैनल होंगे। लीकेज चैनल क्यों? लीकेज चैनल इसलिए कि इनमें से एक लीकेज चैनल होगा आपके पास सोडियम का, एक लीकेज चैनल होगा पोटेशियम का। तो इसमें से सोडियम और पोटेशियम जो आयंस है उनकी कंसेंट्रेशन को भेजा जाएगा। जब सोडियम का दरवाजा ओपन होगा, लीकेज चैनल का गेट जब ओपन होगा, सोडियम अंदर जाएगा, और जो बहुत ज्यादा आयंस यहाँ पर सोडियम के होंगे, तो वो नेगेटिव से आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव होगा, जिस कंडीशन को नाम दिया गया है डीपोलराइजेशन का, सही ना। कुछ टाइम बाद जब वो गेट बंद हो जाएगा और पोटेशियम का गेट खुलेगा, तो उसमें से पोटेशियम निकलेंगे। देन फिर क्या होगा? पोटेशियम जब एक्साइट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा निकलेंगे, वो रीपोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, दोबारा नेगेटिव की तरफ, सही ना। एक्शन पोटेंशियल हम उसे कहेंगे। ये एक्शन पोटेंशियल यानी पोटेशियम का एक्साइट होना, पोटेशियम का गेट खुलना, ये क्यों होगा? जब कोई स्टिमुली, कोई इंपल्सिस आएगा, सही है। जब कोई इंपल्सिस आएगा तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल की तरफ चला जाएगा, यानी जो कंसंट्रेशन थी सोडियम की, फिर वो तो जिस तरह आ रही थी वो बंद हो जाएगी और पोटेशियम का गेट खुल जाएगा। बाज दफा क्या होता है कि जो पोटेशियम का गेट था, ये सोडियम का गेट, जब वो ज्यादा देर तक खुला रहेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चले जाएंगे, यानी 90 से भी ऊपर, सही, 90 से भी ऊपर, देन अगेन उसको डीपोलराइज किया जाएगा, सही है। अब सवाल ये बनता है कि ये काम कब तक होता रहेगा, यानी आयंस कब तक इस तरह ट्रांसमिट होती रहेंगे, कभी हाइपर पोलराइजेशन, कभी डीपोलराइजेशन, कभी रीपोलराइजेशन। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कब आएंगे, यानी आरएमपी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कब आएगा? सो ये दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये अमल, ये तरीका उस वक्त तक रिपीटेड होता रहेगा जब तक कोई दूसरा मैसेज ट्रांसमिट ना हो, यानी कि जब तक मैसेज ट्रांसमिट होता रहेगा इस तरह ये होता रहेगा, सही ना। बीच में थोड़ा सा देर का, यानी 2 मिनट का या उससे कम टाइम का, यानी 2 सेकंड का जो गैप होगा या जो ब्रेक होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं बेसिकली रीपीरियड फैक्ट्री, ठीक है। यानी कि जब ये सेकंड स्टिमुली के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा,
ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन, और ये जो हम बेसिकली इसमें वोल्टेज दे रहे हैं या जिनका मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल का जो जिक्र किया गया है, ये एक अपनी प्रॉपर वेलोसिटी में है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है रिवाइज करना? रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल। सही है, इनको आपने याद रखना है। एमडी कैट के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे आपसे डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सही है। इसके अलावा जो जो चीजें मैंने नहीं लिखी है वो आपको इतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। सही है। हाँ, चूंकि टॉपिक को समझने के लिए हमने सारी चीजें डिस्कस की कि इसमें पोटेंशियल जो पंप है, ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन कर रहा होगा, उसका जिक्र किया गया है। लीकेज, हमारे पास 2 चैनल होते हैं। सही है। इसके अलावा आपने इनकी डेफिनेशन, इनके जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो अमाउंट है, वोल्टेज है, वो याद रखनी है। सही। नाउ अब हम बात करते हैं साइनेप्स की। यहाँ तक समझ आ गया कि नर्व इम्पल्सेस बेसिकली ट्रांसफर किस तरह होंगे? पोटेशियम और सोडियम आयंस की मदद से, क्योंकि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, यहाँ पे कुछ आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्या होंगे स्टूडेंट? ट्रांसमिट करेंगे आपके मैसेजेस को, सिग्नल्स को। नाउ साइनेप्स की अगर हम बात करें तो साइनेप्स होता क्या है? अ साइनेप इज अ स्मॉल गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में जो स्मॉल गैप है वो कहलाता है साइनेप। When the impulses reach the synapse, जब impulses मैसेज रीच करेगा किसको? साइनेप को। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर जो एक सिग्नल्स जो ट्रांसफर हो रहा था, जब वो एक न्यूरॉन से ट्रांसफर होते हुए साइनेप्स तक पहुंचेगा तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। सो द न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल। जैसे ही इम्पल्सेस सिग्नल्स पहुंचेगा साइनेप्स तक तो ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज हो जाएंगे और ये क्या करेंगे? कैरी करेंगे मैसेज को और दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाएंगे। ठीक है। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर में, इन केमिकल्स में बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, 2 क्लासिफिकेशन होती है। एक होती है हमारे पास एक्साइटरी, यानी कि जो स्टार्ट करते हैं इम्पल्सेस को, और एक होती है इनहैबिटेटरी जो कि स्टॉप करती है इम्पल्सेस को। तो इसमें डिफरेंसेस केमिकल का ही है। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल जो है वो बेसिकली क्या करते हैं? रिलीज होते हैं जब एक इम्पल्सेस जो है वो साइनेप्स को रीच करता है। और साइनेप्स क्या है? स्मॉल गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, 2 न्यूरॉन के दरमियान एक स्मॉल गैप को हम साइनेप कहते हैं। अब इनमें डिफरेंट पोजीशन के नाम भी है। जैसे हमारे पास एक होता है पोस्ट साइनेप, यानी कि जहां पर सिग्नल एंड में पहुंचेगा, जब हम उसे बेसिकली हमारे न्यूरॉन्स जब सिग्नल्स को लेके जाएंगे तो जब वो साइनेप्स तक पहुंचेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा पोस्ट साइनेप्टिक। और पहला साइनेप जो कि रिसीव करेगा उसे हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक सेल। ठीक है स्टूडेंट। तो इनकी मदद से क्या होगा? बेसिकली इम्पल्सेस एक जगह से दूसरी जगह, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होंगे। ठीक है। आई होप आपको नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक हमारे पास जो क्लासिफिकेशन या बेसिक जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ताकि आपको इसका कंप्लीट ओवरव्यू समझ आ जाए। फिर हमें सिर्फ कुछ डिसऑर्डर डिस्कस करने होंगे। अब स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर की, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कुछ डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। सही है। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, ये इंक्लूड होता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, यानी आपके जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है वो कहलाता है सीएनएस, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन में हमारे पास ये कंट्रोल करता है थिंकिंग को, बैलेंस को और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन को। अगर हम ब्रेन की बात करें तो आपके ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सेरेबेरम, ठीक है, हाइपोथैलेमस हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मेड्यूला है। सो द मेड्यूला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनवॉलेंट्री एक्शन, जो आपके इख्तियार में एक्शंस नहीं होते, यानी आपकी बॉडी जो है जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करती है उस तरीके से हमारा ब्रेन क्या करता है? रिएक्शन को, हमारा ब्रेन एक्शंस को, रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को भेज रहा होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन वो क्विक रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी को बेसिकली रिसेप्टर्स को
मैसेज मिलने के बाद हमारी बॉडी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है, सही है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, सही ना। अब यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन है, तो इसमें कुछ थिंकिंग की एबिलिटी है, कुछ बैलेंस करने की चीजों को, हमारे इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीजें जिस तरीके से फैक्टर है, टेम्परेचर है, बाकी चीजें, तो ये सारी चीजें हमारे ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं, सही ना। उसमें तीन अहम चीजें हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड है, तीन पार्ट, एक सेरिब्रम और साथ ही एक मेड्यूला, ठीक है, यानी कि आपके बैलेंस, कंट्रोल ऑफ थिंकिंग एंड इनवॉलेंटरी एक्शन, सही है। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे ब्रेन का नीचे वाला दरमियानी वाला हिस्सा होता है, सही है, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पहले, तो ये जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये ट्रांसमिट करेगा मैसेज को बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, यानी पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान में, एंड कंट्रोल रिफ्लेक्सेस, और रिफ्लेक्सेस को कौन कंट्रोल करेगा, यही रिफ्लेक्सेस से मुराद वो एक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, सही, उसको भी कंट्रोल करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से पहले मौजूद स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो हमारी बॉडी के जो एक्शन है, जो बॉडी के हमारे पास रिफ्लेक्सेस है, उनको कंट्रोल करेगा, सही ना। अब इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही कुछ डिसऑर्डर है। अब ये डिसऑर्डर जो है वो अमूमन ये तीन डिसऑर्डर है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो नर्वस न्यूरॉन्स हैं, ये जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है, जब वो डैमेज होते हैं या किसी इंजरी की वजह से जो बेसिकली डिसऑर्डर कॉज होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा असर करते हैं हमारे ब्रेन में और उसके फंक्शन में, सही है। अब यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर लिखे हैं, जैसे मेंजाइटिस। मेंजाइटिस इन्फेक्शन का नाम है, यानी कि जब कोई न्यूरॉन, जब कोई नर्व डैमेज होती है तो ज्यादातर इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है, सही है, तो वो होता है मेंजाइटिस। मेडिसिन और डिफरेंट ड्रग्स की वजह से भी कुछ जो हमारे पास हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन जो है वो कॉज हो सकते हैं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, सही है। इसके अलावा है हमारे पास पार्किंसंस डिजीज। अब ये जो पार्किंसंस डिजीज है यानी कि डोपामीन डेफिशिएंसी, अब इसमें क्या होता है, अमूमन जो मेंटल हेल्थ है उसका इफेक्ट होना, डिफरेंट बेसिकली केमिकल रिलीज होने की वजह से या उनके डेफिशिएंसी की वजह से क्या होती है, मेंटल हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है, सही। इसके साथ ही अल्जाइमर डिजीज, अब ये बेसिकली जो हमारे पास डिजीज है ये मेमोरी को लॉस करती है, सही है, यानी मेमोरी का लॉस होना, याददाश्त का कमजोर होना, ठीक है। अच्छा, इसमें एक सर्टेन एज के बाद भी होता है और ये डिजीज किसी फैक्टर की वजह से कॉज होने की सबब से भी क्या होती है, बेसिकली मेमोरी लॉस कर देती है, सही, ये डिजीज। नाउ डिजीज और डिसऑर्डर, इसके अलावा कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम एमडी कैट की प्रिपरेशन की बात करें, कुछ आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है ब्रेन का, वो आपसे एमसीक्यूज बेस पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा डिजीज के नाम याद रखने हैं, सर्टेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो डिजीज हो रहे हैं, वो आपने याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कॉन्साइज लेक्चर था नर्वस कोऑर्डिनेशन का, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम टॉपिक की बात करें वो नर्व इम्पल्सिस है। तो इस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली नर्व इम्पल्सिस पूछा जाता है, तो उसके ऊपर आपने अपना फोकस रखना है, ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।